हेलो बच्चों, मैं गीतेश पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों बोर्ड परीक्षा की तैयारी हम लोग बहुत ज़ोरों शोरों के साथ कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 12th फिजिक्स में होने वाला है, वैद्युत चालन नाम के चैप्टर को कवर करेंगे। जैसा कि इसमें से इस चैप्टर से प्रश्न निश्चित तौर पर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप जो है इस सेशन को अच्छे से अटेंड करें और जो भी चीज़ें आपको इसमें दिक्कत दे रही हों, उसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको जो है बोर्ड परीक्षा में यहाँ से काफ़ी हेल्प हो, तो इसीलिए हम लोग निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। उसी क्रम में आज एक और धमाकेदार अ, सेशन के साथ मैं गीतेश पांडे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिकों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा वैद्युत धारिता के बारे में, सॉरी वैद्युत धारा के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे किसकी? वैद्युत धारा की। तो इस चैप्टर की हम यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक, तो आप लोग अगर पूरे क्लास को अटेंड करेंगे तो निश्चित तौर पर आप कुछ अच्छे कंटेंट जो है आपको मिलेंगे यहाँ से। अब देखते हैं वैद्युत धारा क्या होती है। देखिए, जैसे अगर धारा की बात करें तो धारा में क्या होगा कि किसी चालक में किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। अब यहां पर देखेंगे, क्योंकि धारा को I से प्रदर्शित करते हैं और I बराबर क्या होगा? dq बाई dt। किसी चालक में जो प्रवाहित धारा होगी वो I बराबर कितनी होगी? वो होगी dq बाई dt। ठीक, अब यहां पर अगर देखें तो इसमें धारा में और कुछ बातों का जो हमको ध्यान रखना है वो क्या है कि यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड, अथवा इसे हम क्या कहते हैं? एम्पियर भी कहते हैं। तो धारा का जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर। इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा जो होती है इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसकी अगर दिशा देखें, धारा की दिशा, अब दिशा में इसमें दो पॉइंट होंगे।
एक तो देखिए यहां पर अगर देखें तो इसकी जो दिशा होगी उसको हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई चालक है, ठीक, इस प्रकार का कोई चालक है और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से प्रवाहित हो रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा कुछ इस प्रकार से है। तो धारा की दिशा कैसे होगी? धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन बहने के विपरीत दिशा में होती है, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन कहां से प्रवाहित हो रहे हैं, वो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो जो धारा हमारी होगी वो प्रवाहित होगी बी से ए की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन बहने के विपरीत। तो धारा की दिशा में सबसे पहले हमको क्या लिखना है कि धारा की जो दिशा होगी पहला क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन बहने के विपरीत। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, अगर इसमें हम दूसरा पॉइंट देखेंगे तो दूसरा पॉइंट इसमें होगा कि बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। लेकिन ये किसके लिए होगा, ये होगा बाह्य परिपथ के लिए। किसके लिए होगा, ये बाह्य परिपथ के लिए। अगर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कॉन्सेप्ट को अगर सीखते हैं, देखिए जैसे कुछ परिपथ हमारा इस प्रकार से है, यहां अगर देखें तो अगर हमारा परिपथ कुछ इस प्रकार से है, इसमें ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक। तो अब जैसे ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है, तो धारा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होगी यहां, तो धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर इस प्रकार से यहां पर धारा प्रवाहित होगी। तो ये बाहर सिर्फ इस प्रतिरोध में, बाह्य परिपथ में। लेकिन अगर बैटरी के अंदर में देखेंगे यहां, तो अंदर में इसकी दिशा कहां से होगी, वो माइनस से प्लस की ओर हो जाएगी। इसीलिए हम क्या लिखते हैं यहां, बाह्य परिपथ, ठीक। तो आशा करते हैं आपको जो है वैद्युत धारा जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखते हैं इसमें, अब देखिए यहां अगर एक पॉइंट का हम ध्यान रखें तो कहेंगे यह एक अदिश राशि है। अब देखिए अदिश राशि होने का तात्पर्य क्या है, यहां देखिए इसमें क्या है, पहले तो इसकी दिशा हो गई, ठीक, इसकी क्या हो गई, दिशा हो गई, और इसकी कुछ वैल्यू भी होगी धारा की, मतलब इसमें परिमाण है और दिशा है, तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, फिर भी ये कौन सी राशि है, अदिश। ऐसा क्यों, तो इसको अगर हम सीखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए अगर देखें तो देखिए जैसे अगर हम यहां देखें, जैसे मान लेते हैं ये जो है एक पिंड है, ठीक। अब इस पर दो बल लग रहे हैं, अगर इधर लग रहा है F1 बराबर 10 न्यूटन, इस ब्लॉक पर
मान लो 2 किलोग्राम का ये ब्लॉक है, इस पर एक बल इधर 10 न्यूटन, इधर जो बल लग रहा है वो मान लेते हैं 3 न्यूटन का लग रहा है। तो अब इसी ब्लॉक पर जो है कितने बल कार्य कर रहे हैं? 2 बल कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर इस ब्लॉक पर हम नेट बल देखें तो कितना होगा? तो नेट बल इसका निकल कर आएगा। देखिए, क्योंकि बल अगर देखें तो इसका हम कौन सा योग करते हैं? क्योंकि ये सदिश राशि है इसलिए इसका हम सदिश योग करेंगे। अब अगर सदिश योग करेंगे तो इधर वाला अगर देखें तो ये प्लस में हो गया क्योंकि ज्यादा है, और इधर ये 3 न्यूटन माइनस में होगा, क्योंकि अगर एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव हो जाएगा। तो कुल बल कितना निकल कर आया यहाँ? तो 10 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 7 न्यूटन। मतलब यहाँ जो एफ नेट निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? यहाँ वो निकल कर आया 7 न्यूटन। ठीक। लेकिन अगर धारा वाले केस में देखें तो क्या होगा? जैसे देखिए, मान लेते हैं यहां कोई चालक है और एक बल्ब इस प्रकार से लगा है और दूसरा जो बल्ब है वो इस प्रकार से लगा हुआ है। यहां से मान लेते हैं धारा जा रही है 20 एम्पियर की, इस तार से जो है 20 एम्पियर की धारा जा रही है। अब अगर यहां हम देखते हैं तो ये इसका संधि हो गया, ये क्या होगा? इसकी संधि होगी। अब मान ले, अब देखिए 20 एम्पियर की धारा जा रही है तो अब इधर चली जाएगी कितनी धारा? 10 एम्पियर, क्योंकि धारा तो दोनों दिशाओं में जाएगी ना, तो इधर 10 एम्पियर जाएगी, इधर भी क्या होगा? 10 एम्पियर तरह से जाएगी। तो अगर यहां हम देखें आई नेट निकालें मतलब कुल धारा, तो क्या होना चाहिए? इधर 10 और इधर 10 दोनों मिलकर एक दूसरे को क्या कर देने चाहिए? निरस्त कर देने चाहिए। अगर सदिश होता तो क्या करता? दोनों को निरस्त कर देता। लेकिन क्या अगर हम दैनिक जीवन में देखें तो अगर एक तार हम किसी विद्युत उत्पादन गृह से जब ले आते हैं ट्रांसफार्मर से, तो उससे हम कई कमरों में जो है तार को ले जाते हैं। किसी में पता लगा इधर पंखा और बल्ब जल रहा है, इधर पंखा और बल्ब जल रहा है, ठीक। लेकिन अगर उसी से दोनों तरफ बराबर धारा और ये धारा अगर शून्य हो जाती तो क्या बल्ब जलता? अगर ये सदिश होता तो सदिश में क्या होती? धारा कट के जीरो हो जाती। तो अगर जीरो हो जाती तो क्या बल्ब जलता? नहीं जलता। लेकिन क्या ऐसा होता है? दैनिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। आप कितने भी तार लेके जाइए, इधर लेके जाइए, इधर लेके जाइए, इधर लेके जाइए, सब में क्या होगा? बल्ब जलेगा। और पंखा है तो वो चलेगा अगर आप चलाएंगे तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ये जो है सदिश योग के नियम का पालन नहीं कर रहा है। ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। इसीलिए कौन सी राशि है? ये आदेश राशि है। ठीक। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब अगला टॉपिक जो होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। वो जो टॉपिक होने वाला है वो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों में से है, जिसको हम कहते हैं ये होगा हमारा अनुगमन वेग। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा अनुगमन वेग। अनुगमन वेग अथवा इसे और क्या कहते हैं? चाहे इसको कहें अनुगमन वेग या कहीं कहीं आपको पूछ लेगा ये कि अपवाह वेग। अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। अगला हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक।
अब देखिए अनुगमन वेग क्या होता है, जैसे ये हमारा एक चालक है, ठीक। चालक का मतलब इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। चालक का मतलब क्या है, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा हो गया एक चालक, ठीक। अब जब इस चालक को हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं, इस चालक को हमने क्या किया, जब किसी बैटरी से जोड़ा, ठीक। अब जैसे जब तक हमने इस चालक को बैटरी से नहीं जोड़ा था, तब तक इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन थे, जैसे ये मान लेते हैं चालक था हमारा, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन थे पहले, जब तक हमने इसको बैटरी से नहीं जोड़ा था, तब तक ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसी गति करते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि चालक होगा तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब कैसी गति करेंगे, वो सब गति करेंगे यादृच्छिक। कौन सी गति करते हैं ये, यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति का मतलब जिगजैग मोशन, मतलब अनियंत्रित गति। इसका मतलब क्या है कि जैसे पता लगा अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ठीक। अब कोई और इलेक्ट्रॉन है, ये है मान लो, ये इधर गति कर रहा है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति कर रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है। तो अब ये क्या करते हैं कि इस चालक के भीतर ये इस प्रकार से यादृच्छिक गति करते हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए आपको बताया जाए, तो जैसे देखिए आप अगर क्लास अटेंड करते हैं, तो क्लास में जब तक कोई टीचर नहीं है तब तक बच्चे कैसे गति करते हैं, जैसे आप लोग कैसे गति करते हैं, तब तक पता लगा कोई बोर्ड की तरफ देख रहा है, कोई गेट की तरफ देख रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, तो इस प्रकार से वो कैसे होते हैं, अनियंत्रित होते हैं। तो वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, अनियंत्रित है। लेकिन क्लास में जैसे गुरुजी प्रवेश करते हैं, जैसे मास्टर साहब प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है, बच्चों का ध्यान किधर आ जाता है, सब बोर्ड की तरफ आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर इस चालक के गुरुजी कौन है, ये बैटरी, जो यहाँ पर बैटरी लगी हुई है वही क्या है, इनके गुरुजी हैं, ठीक। तो अब जब इस चालक को बैटरी से जोड़ेंगे, यहाँ जो ये चालक था, जब इसको बैटरी से जोड़ेंगे, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस प्रकार से, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है अब वो कुछ इस प्रकार से अच्छे बच्चे की तरीके से अब क्या करेंगे, ये एक दिशा में इस प्रकार से देखिए, ठीक। तो अब इस प्रकार से ये क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। और किस दिशा में, ये जो वैद्युत क्षेत्र है, जैसे वैद्युत क्षेत्र जो स्थापित किया गया यहाँ, जब इस चालक को बैटरी से जोड़ा गया, तो जो वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया गया वो किस दिशा में स्थापित हुआ, वो स्थापित हुआ इस दिशा में, ठीक। और ये उसके अपोजिट दिशा में नियत वेग से गति करने लगे, और इसी गति को हम क्या कहते हैं, अनुगमन अथवा अपवाह वेग कहते हैं, ठीक। अब अगर इसकी परिभाषा लिखें तो परिभाषा क्या होगी, किसी चालक को, देखिए किसी चालक को
बैटरी से जोड़कर, किसी चालक को बैटरी से जोड़कर उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब इसको विभवांतर स्थापित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में सूक्ष्म नियत वेग, जो कि कितना होता है 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड। सूक्ष्म नियत वेग 10 घात -4 मीटर प्रति सेकंड से गति करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, अनुगमन अथवा अपवाह वेग कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक, आशा करते हैं आपको जो है अनुगमन वेग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा इसको अगर एक बार हम फिर से इसका रिवीजन करें तो देखें, देखिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, अनुगमन अथवा अपवाह वेग। जैसे देखिए कोई चालक है हमारा, तो चालक के भीतर जो पहले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसी गति करते हैं, यादृच्छिक गति। और यादृच्छिक गति किसके कारण करते हैं, ये कमरे के ताप के कारण। ठीक, अगर ये किसी कमरे में किसी चालक को रखा गया है तो कमरे का जो टेम्परेचर होगा उसी से यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल रही है, जिसके कारण ये यादृच्छिक गति करते हैं। और जब तक ये यादृच्छिक गति करते हैं तो प्रारंभ में इनका जो वेग होता है, जैसे इसकी गति इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, तो ये एक दूसरे को अगर जोड़ेंगे तो एक दूसरे का ये विनाश कर देंगे। मतलब यहाँ पर u का मान 0 होता है। तो प्रारंभ में जो इनका औसत वेग होगा वो कितना होगा, 0 होगा। किसके ताप पर, कमरे के ताप पर। लेकिन जैसे ही इस चालक को बैटरी से जोड़ते हैं, मतलब बाहर से इसको ऊर्जा देते हैं, तो क्या होता है कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। और वो वेग कितना होता है, 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड होता है। इससे वो गति करने लगते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कहते हैं। ठीक, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये 3 नंबर वाला प्रश्न है जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक होने वाला है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक, ये क्या होगा, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप क्लास में लगातार बने रहेंगे और वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब देखो धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है। अब इसमें हम देखें, देखिए
ये हमारा है चालक। ठीक, अब इस चालक को बैटरी से जोड़ा गया है। तो बैटरी से जब जोड़ा गया है तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस प्रकार से, यहां ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, वो नियत वेग से, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो नियत वेग से धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से गति कर रहे हैं वो। ठीक, और किस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो उसकी दिशा किधर है, उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से, ये वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा है। ठीक, तो ई इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में सूक्ष्म नियत वेग से गति कर रहे हैं ये, और इसी गति को क्या कहते हैं, अनुगमन अथवा अपवाह वेग कहते हैं। ठीक, अब अगर हम इसका डेरिवेशन करते हैं, निगमन करें तो क्या होगा। अब देखिए, माना चालक तार के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो मान लेते हैं n है। चालक तार के एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है, n है। ठीक, अब देखेंगे कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो डेल्टा टी समय में कितनी दूरी तय करेंगे। जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो डेल्टा टी समय में कितनी दूरी तय करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा, इलेक्ट्रॉन द्वारा डेल्टा टी समय में तय दूरी, तो ये दूरी कितना होगा, क्योंकि अगर दूरी बराबर देखें तो ये होता है चाल गुणे समय। अब जो इलेक्ट्रॉन चलता है वो किस वेग से चलता है, अभी हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन चलता है वो कौन से वेग से चलता है, वो अनुगमन वेग से चलता है, मतलब वी डी डेल्टा टी। समय कितना है, डेल्टा टी है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा डेल्टा टी समय में तय दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल है वी डी और समय है डेल्टा टी, मतलब वी डी डेल्टा टी हो गया। अब देखिए, जो यहां से इसने दूरी तय किया, अगर डेल्टा टी समय में ये यहां से यहां तक पहुंचा तो इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हुई। अब अगर इसको देखें तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है यहाँ, तो अगर हम इस दूरी को लिखेंगे तो ये जो हमारी दूरी निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आई, वी डी डेल्टा टी, मतलब इसने कितनी दूरी तय कर लिया, वो वी डी डेल्टा टी दूरी तय कर लिया। ठीक, अब अगर इसका क्षेत्रफल a है तो इसने, इलेक्ट्रॉन ने जो है कितना क्षेत्रफल कवर किया, मतलब इस इलेक्ट्रॉन ने जो है, जो ये क्षेत्रफल कवर किया है, ये एरिया, ये कितना होगा, पूरा यहां से यहां तक जो भी एरिया इसने कवर किया है, ये यहां से यहां तक, तो कितना एरिया इसने कवर किया। तो अब अगर हम इसको देखें तो यहां पर
ये देखिए इसने कितना एरिया कवर किया, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा डेल्टा टी समय में तय दूरी तो हो गई 4 गुणे समय। अब यहां पर अगर हम तय आयतन निकालें, मतलब कितना आयतन इसने कवर कर लिया है, तो यहां पर अगर हम तय आयतन निकालें तो कितना होगा, ठीक। देखिए अब जो है तय आयतन, तय आयतन, तो आयतन बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल। आयतन बराबर क्या होगा, क्योंकि अगर इसको देखें तो इसका आयतन मतलब अगर इसको हम पलट के थोड़ा ले आए इधर, तो इस तार को अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा ये, ठीक। तो कुछ इस प्रकार का होगा, तो आयतन बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। तो ये चूंकि क्या है, अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा कुछ, इसको अगर हम पलट के देखें तो कुछ इस प्रकार का होगा ये। तो अगर इस प्रकार का होगा तो ये ऊंचाई कितनी है, VD, क्योंकि इसी भाग को हम निकाल के कुछ इस प्रकार से रख दिया हमने। तो ये कैसे हो गया, अब VD डेल्टा टी। तो क्षेत्रफल कितना है इसका, तो क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है A, और ऊंचाई कितनी होगी अब, तो ऊंचाई का मतलब VD डेल्टा टी। तो ये हो गया हमारा तय आयतन, ठीक। क्योंकि देखिए एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है, n है। तो अब इतने आयतन में कितनी होगी, तो अब निकालेंगे कि A VD डेल्टा टी आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अब ये संख्या कितनी निकल कर आएगी, देखिए क्योंकि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है n, तो इतने आयतन में कितना होगा। अगर जैसे एक पेन की कीमत 20 रुपया, तो 5 पेन की कीमत कितनी, 20 गुणे 5, तो 20 पंचे 100 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम यहां देखें तो ए VD डेल्टा टी आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये संख्या निकल कर आएगी। अब इस आयतन से इसमें क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे। तो ए VD डेल्टा टी और कितना हो जाएगा n। तो मान लेते हैं ये क्या है कि इतने आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, वो कैपिटल N है, ठीक। आशा करते हैं आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इतने आयतन में जो ये आयतन जितना कवर किया इलेक्ट्रॉन ने, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, ये हो गई। अब इसके अगर हम संगत आवेश की बात करें, इसके संगत आवेश, तो चूंकि अगर आवेश देखें तो आवेश क्या होगा, यहां Q बराबर N ही होगा। आवेश कितना होगा N E, तो Q बराबर क्या हो गया, N की वैल्यू A VD डेल्टा टी और इनटू कितना हो गया, ये E हो गया, A VD डेल्टा टी और कितना हो गया E। देखिए थोड़ा सा इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इसको अगर देखें तो यहां ये हो जाएगा Q बराबर N का मतलब A VD
डेल्टा टी एन, यही तो है, और इनटू क्या हो गया, ये ई हो गया। तो इसके संगत अब आवेश हो गया ये। ठीक, अब हम अगर धारा देखें तो यहां पर धारा कितनी होगी, क्योंकि धारा आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। तो क्यू का मतलब ए भी डी डेल्टा टी एन ई अपान, ये क्यू का मान हमने रख दिया, और ये जो डेल्टा टी था उसको रख दिया, मान लेते हैं इसको डेल्टा क्यू लिख देते हैं। ठीक, डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब हमारी जो धारा निकल कर आई, तो आई बराबर क्या हो गया, ये एन ई ए भी डी। तो इस प्रकार से जो धारा निकल कर आया वो कितना हो गया, आई बराबर एन ई ए भी डी। तो अब यहां पर ये हो गया, देखिए ये आई क्या है, आई है धारा, और भी डी क्या है, ये है अनुगमन वेग। तो इस प्रकार से एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सेशन का कंप्लीट हुआ, वो धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक, आइए हम इसका जो है बहुत कम समय में इसका अगर रिवीजन करें, तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां चित्र हमने बनाया। ठीक, क्या करेंगे कि माना चालक तार के, ये जो चालक तार है हमारा, उसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन द्वारा जो है डेल्टा टी समय में कितनी दूरी तय किया, तो ये जो तय दूरी है, कितनी दूरी कवर किया इसने, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलता है किस वेग से, अनुगमन वेग से, और समय कितना ले रहा है, डेल्टा टी। तो कुल मिला के ये हो गया भी डी डेल्टा टी। ठीक, अब देखें तो जो ये भी डी डेल्टा टी जो दूरी तय किया है, तो अब इसने जो है कितना आयतन कवर किया, तो अब आयतन देखें तो यहां से यहां तक का आयतन कवर किया है, तो ये तय आयतन कितना हो गया, तो आयतन बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना है, अब इसका क्षेत्रफल देखें तो अब ये चूंकि बेलनाकार भाग होगा, तो अगर ये बेलनाकार है, इसको कुछ अगर इस प्रकार से जो है संतुलित करें, तो यहां देखें तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये जो भी डी डेल्टा टी है वो इस प्रकार से आ जाएगी, मतलब ये हो गए भी डी डेल्टा टी जो है हमारी ऊंचाई हो गई। तो क्षेत्रफल कितना है ए, और ऊंचाई कितनी है भी डी डेल्टा टी। तो अब इतने क्षेत्रफल में, चूंकि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो इतने क्षेत्रफल में कितनी होगी, तो हमने n से उसको पूरा करवा दिया, तो n बराबर अब ये हो गया हमारा। अब इसके संगत आवेश कितना होगा, तो जो आवेश होता है वो q बराबर कितना होता है, n। तो n की वैल्यू, ये n का मान हमने यहां रख दिया, और E यहां पर है, इसको रख दिया। तो अब धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी। तो अब ये हो गया ए भी डी डेल्टा टी एन ई अपान कितना, डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो धारा हमारी बच गई क्या, I बराबर एन ई ए भी डी। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में 3 नंबर में ये पूछा जाता है, 3 अंक वाला प्रश्न है ये। ठीक, आशा करते हैं आपको टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है धारा घनत्व। जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा, हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, धारा घनत्व के बारे में। देखिए अब धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व को जो है J से प्रदर्शित करते हैं, और J बराबर होता है I अपान ए। ठीक, अब यहां अगर हम इसको परिभाषित करें तो क्या कर सकते हैं, अगर देखिए यहां पर हम अगर A बराबर, अगर इसके क्षेत्रफल को 1 लिख दें, एकांक कर दें, तो
किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। क्योंकि देखिए इसको J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर क्या होता है? I अपान A होता है। अगर देखें, अगर A बराबर 1 लिख दें यहाँ, तो J बराबर किसके हो जाएगा? A के। मतलब चालक तार के जो है, सॉरी, ये J बराबर किसके हो जाएगा? I के। ठीक, अगर A बराबर 1 रखते हैं, अगर A बराबर 1 मीटर स्क्वायर रख दें, तो J बराबर किसके? I के। इसका मतलब क्या है? किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से जो भी धारा गुजरेगी वही क्या कहलाएगी? धारा घनत्व कहलाएगी। ठीक, अगर हम इसका मात्रक देखें तो इसका मात्रक क्या होगा? धारा के लिए एम्पियर और बटे क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो गया इसका? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और विमा कितनी होगी? एम्पियर मतलब ए, एम्पियर धारा के लिए ए लिखते हैं, और मीटर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मतलब एल स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा तो एल की पावर -2। ठीक, तो ये हो गया इसका मात्रक और विमा। ठीक, अब एक और छोटा सा प्रश्न इसमें शामिल कर लेते हैं और इसी के साथ हम क्लास को जो है समाप्त भी करेंगे। अब देखिए, एक प्रश्न है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। अब अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या संबंध है? तो अब इसको अगर हम परिभाषित करें, तो चूंकि देखिए अगर यहां से हम इसका डेरिवेशन करते हैं, तो चूंकि J बराबर क्या होता है? I अपान A। धारा घनत्व क्या होता है? J बराबर I अपान A। और I बराबर हम क्या लिख सकते हैं? NEAVD। क्योंकि जो धारा घनत्व है J बराबर I अपान A, और अनुगमन वेग कितना होता है? अगर हम अनुगमन वेग को देखें, तो देखिए अनुगमन वेग क्या होता है? धारा और अनुगमन वेग में संबंध I बराबर NEAVD। मतलब I के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? NEAVD लिख सकते हैं। तो अगर यहां देखेंगे तो I बराबर क्या हो गया? NEAVD। तो अब इस प्रकार से यहां पर I की अगर वैल्यू रखते हैं, तो J बराबर NEAVD और अपान कितना? A से A कैंसिल। तो अब हमारा जो धारा घनत्व निकल कर आएगा वो हो जाएगा किसके बराबर? NEVD के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो धारा घनत्व है और अनुगमन वेग में जो संबंध होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा कि J बराबर NEVD। ठीक, तो अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे
कभी कभार जो है वो सवाल पूछ लिए जाते हैं, या ऐसे भी संबंध 1 नंबर में पूछ सकता है। ठीक? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर भेजें। ठीक? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।